Hello and a very warm welcome to all of you out there. So today we'll be talking about social security और हम लोग स्पेशली कंटेक्स्ट करेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में. नाउ व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी? सोशल मतलब आपकी सोसाइटी, सिक्योरिटी मतलब एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है. तो अब क्या है कि जब हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया वाज बेसिकली पहले प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था. तो बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली कोई वेलफेयर स्टेट और सोशल सिक्योरिटी वाली बात ही नहीं थी. उसके बाद इंडिपेंडेंस हुआ हमारा तो उस समय भी जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था बिकॉज एक्सट्रीम पॉवर्टी थी. तो जैसा उन लोगों के पास अवेलेबल रहता था, मतलब वर्कर्स उनको वैसे किसी भी वर्किंग कंडीशंस में काम कराओ, जो भी पैसे देना है देनो, वो लोग काम करते रहते थे विदाउट मच डिमांड्स, विदाउट मच पुटिंग इन मच एफर्ट्स, लाइक जस्ट वर्क. और पहले के लोगों का कॉन्सेप्ट भी यही था कि ये जो वर्कर्स होते हैं दे वर्क फॉर मनी, दे आर बेसिकली एंड द मनी आर द ओनली मोटिवेटर्स. अगर आप कोई भी मोटिवेशन थ्योरी पहले का देख लें तो वो लोग का पहला चीज़ यही होता है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करो, जो बेसिक है विच इज़ ट्रू. लेकिन है कि आपको उनसे थोड़ा ज़्यादा काम कराना है तो आप पैसे दो तो ज़्यादा काम करोगे, पैसे नहीं दोगे तो ज़्यादा काम नहीं करेंगे. धीरे धीरे क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट चेंज करता गया. अभी के समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबका हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का भी हो रहा है, एम्प्लॉयर्स का भी हो रहा है. और हमारा मिक्स इकोनॉमी है जहाँ पे सोशलिस्ट भी होते हैं और कैपिटलिस्ट भी होते हैं. दोनों मिल के साथ में, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर वाले लोगों के लिए लॉज बनाते हैं कि उनके उनके साथ में काम करें, उनके वोटर्स वो ये एम्प्लॉयज़ भी हैं तो वर्कमैन के लिए काफ़ी लॉज बनाते हैं. ये और दूसरी बात ये है कि ये लॉज ऐसे नहीं है कि नए हैं. जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट वे बैक इन 1926, वर्कमैन वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 आज का बना हुआ है, कब का बना हुआ है. लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते ट्रैफिक पे जा रहा है आदमी, रोड पे जा रहा है, एक हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी होता है. लेकिन जब तक गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करे, फाइन नहीं लगाए, तब तक लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं काम करते. तो ये आई एम नॉट सेइंग ऑल डोंट डू दैट, आई एम सेइंग मैक्सिमम ऑफ देम दे टेंड टू शाई अवे फ्रॉम द बेसिक ड्यूटीज व्हिच दे आर सपोज टू फुलफिल. तो क्या होता है कि वो सारे बहुत सारे लॉज बनते रहते हैं जो एम्प्लॉयज़ दोनों पे बेनिफिट के लिए है, पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिट है. क्योंकि जब सोसाइटी की जो आप बात कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल जो आपके वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को तो ऑलरेडी आप काफ़ी फैसिलिटी दे रहे हैं. जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें उनके सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा है. आईडी एक्ट है, उसमें उनका डिस्प्यूट्स का नहीं हो तो वो सोचा जा रहा है, और वॉर सेटलमेंट्स के बारे में देखा जा रहा है. ये सारे एक्ट्स है. लेकिन जब आप सोसाइटी सिक्योरिटी के बारे में बोलते हैं तो आप उस जो भी वर्कर है उसके सारे जो इंश्योर्ड, उसके सारे जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी मम्मी पापा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी डिपेंडेंट बच्चे, बेसिकली उन लोग सबको ही को आप कवर कर रहे हैं. ठीक है. और देयर वेरियस बेनिफिट्स विच आर डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे इंडिया का मेन पर्पस था कि इसको वेलफेयर स्टेट बनाना है. अभी ये सारे लॉज बने हुए हैं, लॉज में विद टाइम चेंजेस आते रहते हैं, लॉज में विद टाइम वो लोग चेंजेस करते रहते हैं ताकि वो रिसेंट मोस्ट जो भी अभी अभी का जो है सिचुएशन, करेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, उसके हिसाब से अडेप्ट कर सके. Because you see the changes are continuously taking place in the atmosphere, the curtains taking place in the environment. जो आपके बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसमें लगातार चेंजेस होता रहता है. उस चेंजेस का साथ अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो जैसे जैसे चेंजेस होते गए हैं उसी तरह से लोगों ने स्टडी किया है, उसी तरह से लोगों ने इस लॉज में अमेंडमेंट्स लाए हैं. उस लॉज के बारे में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में जागरूकता, अवेयरनेस जगाने की कोशिश की है. इस लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने काफ़ी इंस्पेक्टर्स वगैरह भी रखे हैं, ऑफिसर्स रखे हैं जो इसका लॉज को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करते हैं ताकि जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो और उनकी फैमिली सुरक्षित रहे, साथ ही साथ उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिले. बेनिफिट्स किस हालत में मिले? कुछ कंटेंजेंसीज की हालत में या कुछ रिस्क की हालत में मिले.
अब रिस्क तो है कि जब आदमी काम करना चाहता है तो घर से बाहर निकलता है तो भी एक्सीडेंट का खतरा होता है, तो उस रिस्क का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उन रिस्क का और उन कंटिजेंसीज का बात। और कंटिजेंसी क्या होता है? कंटिजेंसी होता है एनी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ अनप्रिडिक्टेड, अनकॉल्ड फॉर। हो सकता है पॉसिबल में आगे में एक्सीडेंट हो, जो भी आगे में पॉसिबिलिटी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हो। तो ये एक आदमी जो काम करने के लिए निकल रहा है तो रोड से बाहर निकलते ही, घर से बाहर निकलती ही उसकी एक्सीडेंट हो सकती है। तो लेकिन वो जो है वो इस प्रोविज़न में नहीं कवर होता है। प्रोविज़न में तब कवर होता है जब एम्प्लॉयर्स का ये लायबिलिटी होता है कि अगर आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है और आपके काम के दौरान आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ ऐसा हो कि उस आदमी की डेथ हो गई, उसका डिसेबलमेंट हो गया, कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो गया। डिसेबल में भी पर्सनल पार्शियल होता है, टेम्पररी होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डिसेबलमेंट दैट द पर्सन हैज़। जो भी उसको हुआ है उस टाइप से उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, राइट। नाउ द रिस्क है जो दिस सी द कॉन्टिजेंसीज इज़ नॉट दैट हैज़ टू हैपन। जैसे प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, ये हम ये नहीं कह रहे कि एक्सीडेंट हुआ तभी प्रोवाइड करना है। जैसे प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस फंड है। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ कुछ जो जो सैलरी मिलने वाली होती है एम्प्लॉयज़ की, उसके कुछ परसेंट पैसे काट के वो एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में रख देते हैं। एम्प्लॉयज़ उतना ही परसेंटेज पैसा जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उतना पैसे देते हैं। और जब वो आदमी को, जो एम्प्लॉय है, उसको अपने बच्चे की हाई एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए या फिर घर बनाने के लिए या जो भी पर्पज़ के लिए उन्हें अगर लोन चाहिए होता है तो वो प्रोविडेंट फंड से लोन लेते हैं। साथ ही साथ जो भी लोन की मैच्योरिटी की डेट होती है उसके बाद उन्हें पैसे मिल जाते हैं। ग्रेट्युटी होता है कि ग्रेट्युटी में होता है कि वहाँ पे तो कोई मिसहैप नहीं है, ओल्ड एज है, रिटायरमेंट हुई है, रिटायरमेंट के बाद जितने साल उस आदमी ने उस कंपनी के साथ काम किया है उस हिसाब से उन्हें मुआवजा मिलता है, जिसे ग्रेट्युटी कहते हैं, और विच इज़ कंपल्सरी टू बी पेड बाय टू द ऑल द एम्प्लॉयज़ हु हैज़ वर्कड फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड देयर इज़ अ वे विच इज़ कैलकुलेटेड। ये कंटिजेंसी जो होता है ये फोर साइडेड नहीं होता, हमने इसे देख नहीं सकते। बट ये क्या है ना कि एम्प्लॉयर्स या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए वो लोग पहले ही से सोच के रखते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम होएगा तो वील डील विद इट, और जितना भी हो सका हम बेनिफिट या कैश बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट आया सोशल सिक्योरिटी का है, ये केम वे बैक इन यूएसए इन 1935, जहाँ पे इट वाज अ सोशल सिक्योरिटी बोर्ड वर्ड एस्टैब्लिश। क्या चीज़ के लिए? टू गवर्न एंड एडमिनिस्टर द स्कीम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज का इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद 1938 में आया सोशल सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड ने अडॉप्ट किया। ये कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकम सिक्योरिटी का के देखते हैं फॉर ऑल सिटीजन्स। और एक हर एक कंट्री का, देखिए सोशल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक कंट्री अपनी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करती है। हम यहाँ लॉज बना के इम्प्लीमेंट कराते हैं, वेरियस लॉज बनाते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और सारा बेनिफिट्स वाया वेरियस लॉज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नाउ देयर आर वेरियस डेफिनेशंस व्हिच आर गिवन बाय द सोशल सिक्योरिटी। जैसे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी वो बोलते हैं कि एक सिक्योरिटी होती है जैसे सोसाइटी देती है फॉर मिलती है थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द रिस्क, जिससे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक्सपोज है। और ये रिस्क क्या चीज़ है? ये एसेंशियली कंटिजेंसीज हैं, कंटिजेंसीज जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और अगर उसमें जो भी अगर हो नहीं हो तो जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं या जो भी उन्हें बेनिफिट मिल रहे हैं उसे आप सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये रिस्क क्या हो सकता है? सिकनेस भी हो सकती है, मेटर्निटी भी हो सकती है, इनवैलिडिटी हो सकती है जिसे इनकेपेबिलिटी या डिसेबलमेंट आप बोल सकते हैं, ओल्ड एज हो सकता है, रिटायरमेंट या डेथ भी हो सकता है। बाकी सब केस में तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉई होते हैं उन्हें ही पैसे मिलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डेथ जो है, जो उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उन्हें सारे कैश मिल जाती हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम बेवरेज, ही सेज सोशल सिक्योरिटी इज़ अ सिक्योरिटी ऑफ इनकम। कहाँ पे? एट द प्लेस ऑफ अर्निंग, जहाँ पे वो आप एम्प्लॉयमेंट है और जहाँ पे वो उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरप्ट हो रहा है, क्या चीज़ से? अनएम्प्लॉयमेंट, किसी भी रीज़न से काम से हटाना, सिकनेस हो गया, एक्सीडेंट हो गया,
रिटायरमेंट हो गई, या लॉस डेथ ऑफ अदर पर्सन हो गया, या अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आ गए जैसे बर्थ, डेथ, मैरिज, स्टडीज़, आजकल इसमें तो इंक्लूड नहीं किया गया है इनके डेफिनेशन में, लेकिन आज के समय में हाई एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उसके स्टडीज़ के हो गए, तो अब कहाँ से पैसे? अरे जो आदमी काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल से, ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, होम एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ टू पार्ट। अभी अगर उसको अचानक से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो कंपनी के पास आएगा, एंड द कंपनी कैन सिंपली डिनाई कि नहीं, हम तुमको नहीं देंगे लोन, 20 लाख इज लाख रुपीज़ इज लॉट ऑफ मनी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू लोन। तो उसके पास अगर प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी हो, या फिर वो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से ऑलरेडी कवर्ड हो, तो उसको मिलना ही मिलना है ना। तो क्या होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। अच्छा, मेरी बच्ची की पढ़ाई होने वाली है, आगे इतने पैसे लगने वाले हैं, हम यहाँ से लोन ले लेंगे, मुझे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। Now, according to the Encyclopedia of Social Work, Volume 1, they say social security is the endeavor of community as a whole, social security provide करना, जहाँ कोई भी डिस्ट्रेस हो, जैसे इलनेस हो, डिसेबलमेंट हो, मैटर्निटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो। देखिए क्या होता है ना, एक फीमेल लेडी है, उसके प्रेगनेंसी की टाइम चल रही है, 8th या 9th मंथ चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में आएगा कि भैया मेरी तो डिलीवरी है, मुझे तो छुट्टी चाहिए होगी, बच्चा छोटा है, मुझे छोटे बच्चों को तो घर पे छोड़ के नहीं आ सकते तुरंत पे काम करने के लिए, ऐसे भी डिलीवरी के तुरंत बाद आप काम नहीं करने आ सकते, उतने दिन के मेरे पैसे जाएंगे, और सपोज कर उन्हीं के पैसे से चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं, देयर इज मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जो बोलता है कि नहीं, जब आप चाहते हो, देयर नंबर ऑफ डेज विच आर गिवन, कि जो पर्सन जो जॉब कर रहा है, जो लेडी जॉब कर रही है, मेटर्निटी के कितने दिन पहले से, डिलीवरी के कितने दिन पहले से छुट्टी ले सकती हैं, और डिलीवरी के कितने दिन बाद से छुट्टी ले सकती है। अब तो पेटर्निटी बेनिफिट भी आता है, बिकॉज नाउ दे से इट इज़ नॉट जस्ट द जॉब ऑफ द मदर बट इट्स जॉब द फादर एज वेल। सी द कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग बिकॉज वी यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अगर बेबी होता था तो मम्मी सास होती थी जो सारा मदर इन लॉ सब देख ले जाती थी, या फिर 2-3 भाई जो साथ रहते थे। अभी सिंगल फैमिली का कॉन्सेप्ट है, तो देयर इज जस्ट मदर एंड देयर इज जस्ट फादर, ईदर ऑफ देम हैव टू लुक आफ्टर द बेबी। तो क्या होता है, पेटर्निटी कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे वो जो लोगों का पेटर्निटी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं कवर किया है, लेकिन बेसिकली पेटर्निटी कॉन्सेप्ट आता है कि जो पेरेंट्स, जो फादर्स होते हैं, उन्हें भी लीव दी जाती है कुछ दिनों की, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ दिनों की लीव दी जाती है, जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं, जो जितने दिन जो पर्टिकुलर डेज है बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, वे दे कैन टेक हॉलीडेज, राइट। तो ये कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एक बेसिकली एक प्राइमरीली एक इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ जो सोसाइटी है उसको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आप प्रोवाइड करते हैं। ये एसेंशियली रिलेटेड है हाई आइडल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस से, एंड यहाँ पे सोशल असिस्टेंस एज वेल एज सोशल क्लियरेंस का आता है। Now next we talk about the various characteristics of the पहले definition था, अब हम characteristics डिस्कस करते हैं सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक में पहला है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमने जैसे बताया कि सोशल टाइप से आप सारे परिवार को लेके आप चल रहे हो, सारे डिपेंडेंट्स को लेके चल रहे हो। इकोनॉमी बिकॉज आप इकोनॉमिकली यू आर गेटिंग बेनिफिटेड। इन अ वेलफेयर स्टेट सोशल सिक्योरिटी इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो स्टेट जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उसमें सोशल सिक्योरिटी को लेके ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल स्टेट जो सोशल सिक्योरिटी बोला, स्टैटिक नहीं है, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ बिकॉज वी आर स्टेइंग इन एनवायरनमेंट जो 100 साल पहले जो एक इकोनॉमिक का कंडीशन था, आज वो इकोनॉमिक का कंडीशन नहीं है। जो अगर मैथमेटिक बेनिफिट्स मिल रहा था, जो अगर 25 साल पहले 25 रुपये मिल रहे थे, और आज भी अगर वो 25 ही रुपये मिलेंगे, तो आज तो 25 रुपये में मैटरनिटी बेनिफिट और 25 रुपीज़, व्हाट डू यू डू इन 25 रुपीज़। तो जैसे वो लोग आपका बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे रेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस होते चले जा रहे हैं, उस तरह से आपको अपना भी चेंजेस, अपलिफ्टमेंट जो भी है सोसाइटी में, आपके लॉज में, वो करना ज़रूरी है। बेसिक एम सोशल सिक्योरिटी का यही है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द वेरियस रिस्क और कॉन्टीजेंसीज। अगेन व्हाट इज कॉन्टीजेंसीज? दिस इज वन थिंग विच इज़ लाइक ऑलवेज बीइंग सेड। और कॉन्टीजेंसीज होता है कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ या कोई भी प्रिडिक्शन, जो भी प्रिडिक्शन या कोई इवेंट जो फ्यूचर में हो
हो सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो। ये कॉन्टीजेंसीज क्या हो सकते हैं? ओल्ड एज, इन सिकनेस, इनवैलिडिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ, कुछ भी हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर जनरली गाइडेड बाय सोशल लेजिस्लेशंस। उसके बाद कैश पेमेंट, आपको पेमेंट को करना पड़ता है टू द अफेक्टेड पर्सन टू पार्शली कंपनसेट फॉर द लॉस। एंड सोशल सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्कर फोर्स। सोशल सिक्योरिटी एक वाइज इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे बेसिकली यू सी व्हाट हैपेंस लाइक दिस, इट इज़ देयर वाज सपोज देयर इज़ दिस एम्प्लॉय इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब क्या है ना, उसका प्रोविडेंट फंड वगैरह लोगों ने बना दिया, वेरी गुड। अभी क्या है ना, जो कुछ एक मान लीजिए एक ये मेडिकल बेनिफिट उन्होंने कर दिया, तो भैया बोला कि देखो इस जो भी कंपनी है इसका ये हॉस्पिटल है, अब एक हॉस्पिटल में जाके आप कार्ड बना लो, और जो भी आपकी बीमारी होती है या आपसे रिलेटेड आपकी जो फैमिली वाले लोग होते हैं, सबका नाम उस कार्ड पे चढ़ा लो। जब भी कोई बीमारी होगी आराम से वहाँ जाओ। द काइंड ऑफ यू इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव मेडिकल थिंग इज़। तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस उस एम्प्लॉय के मम्मी पापा, उसकी बीवी, उसके बच्चे जो डिपेंडेंट बच्चे हैं, या उसकी बहन जो 18 साल से छोटी है, समथिंग लाइक दैट, जो भी है, जो भी डिपेंडेंस के नॉर्म्स हैं, वो सारे लोग वहाँ पे मेडिकल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो क्या होता है, एक मेडिकल की तरफ से सोच के वो सारा चीज़ से वो एकदम निश्चिंत हो जाता है। बहुत क्रिटिकल डिजीज़ जब होता है, या जो वहाँ पे उसको ऑपरेशन में उस हॉस्पिटल में सॉल्व नहीं होता है, तो जनरली वो क्या करते हैं, किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसे रेफ़र कर देते हैं। जब उसे बहुत बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए तो जिसका पूरा खर्चा वो कंपनी उठाता है। तो बेसिकली मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है नॉट ओनली टू द एम्प्लॉय बट ऑल्सो टू द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये क्या हुआ, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुज कमिटमेंट विल इंक्रीज। कमिटमेंट टू होम? कमिटमेंट टू द एम्प्लॉयर्स, इट विल इंक्रीज। सो ये आपका एक लॉन्ग टर्म गुड इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म गुड इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग टर्म गुडविल वो जनरेट कराता है। नाउ द स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, इट इज़ वेरी वाइड, ठीक है, और हर एक जैसे हमने पहले बताया था, इसका जो कॉन्सेप्ट है एंड हाउ द वेरियस गवर्नमेंट्स इंटरप्रेट एंड हाउ द वेरियस गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट इज़ डिफरेंट। हम लोग इंडिया में कैसे करते हैं, तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस में जैसे आता है, तो सोशल इंश्योरेंस में क्या आया, सोशल इंश्योरेंस में हुआ इंश्योरेंस करना। इंश्योरेंस कैसे करना, तो भैया आप है कि जितने भी सोशल इंश्योरेंस में वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों क्या करेंगे, किसी भी फंड में कंट्रीब्यूशन करेंगे, चाहे गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस हो चाहे ना हो, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, तो आप उसमें दोनों जन उसमें एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जब भी कोई ऐसी कंटेंजेंसी आती है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सिचुएशन आता है जहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको उसमें से निकाल के हेल्प कर सकते हैं। सोशल असिस्टेंस क्या होता है, सोशल असिस्टेंस होता है जहाँ पे असिस्टेंस मतलब क्या होता है, असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प करना। तो सोशल असिस्टेंस में क्या होता है कि लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो कहीं से भी ना, एम्प्लॉयज़ उसमें पैसे नहीं देते हैं, कई लोग एम्प्लॉयज़ कहीं से भी उसमें दे डू नॉट कंट्रीब्यूट। ये एम्प्लॉयर्स का काम है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हुआ कवर्ड अंडर दिस थिंग, तो अगर उन्हें चाहे मेडिकल केयर हो, सिकनेस बेनिफिट हो, ओल्ड एज रिटायरमेंट में कुछ पैसे देने हो, या इंजरी बेनिफिट हो, फैमिली बेनिफिट हो, मैटर्निटी बेनिफिट हो, इनवैलिडिटी विच इज़ डिसेबलमेंट बेनिफिट हो, सर्वाइवर्स बेनिफिट हो, जो भी हो, इसमें एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। देन देयर इज़ पब्लिक सर्विस जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इंडिया में पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा था, तो आपका सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि आपका इंडिपेंडेंस आया तो उसके बाद भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशंस थे, सारे लॉज ही बहुत पहले बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि सब इंडिपेंडेंस हो गया था, धीरे धीरे सारे लॉज जितने भी वर्कर्स थे वो आपस में मिलके ट्रेड यूनियंस बनाने लगे। ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो इट इज़ एज़ पर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। एज़ पर ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 वो लोग अपना एक लेबर यूनियन बनाने लगे। लेबर यूनियन 1926 का बना हुआ है,
लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो फॉर्म लेने लगा, वो धीरे धीरे और मजबूत होने लगा। उसके बाद हुआ कि जो जितने भी लेबर यूनियंस थे, जो जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी अफिलिएटेड थे। तो these are also the, you know, they form the major vote bank. So the people, the government tried to look after the welfare of these workers as well. So वो लोग क्या करते हैं, वो they try their best कि जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए तो मेजर्स बनाए, मेजर्स बन गए लेकिन इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं। तो वो ट्रेड यूनियंस वाले बहुत प्रेशर बनाते गए, धीरे 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 होते होते जब वो सारे प्रेशर्स को डील करते करते अभी धीरे धीरे a lot of social security measures have been implemented and it is implemented strongly. Constitution of India के भी आर्टिकल 41 में कहते हैं that the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provisions securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and other cases of unserved ones। जहाँ पे गलती से ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए काम जब तक आदमी कर रहा है तब तक तो निश्चिंत ही है, लेकिन काम करते करते फैमिली का भी सिक्योरिटी चाहता है। अगर काम जब ख़त्म होता है, क्यों यू नो यू आर वर्किंग, सो यू डू नॉट हैव दो सच एक्सपेंसेस, बट वंस यू 60 and 70 तो होता क्या है कि द काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस गोज़ अप and all those expenses goes up. You do need money. It's not that after retirement you don't need money. तो where will you get this money? It's not very important. आज के समय में बच्चे तो और चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो it's not important that you know they'll keep on sending you money all the time. So अगर खुद से आदमी self dependent हो even after retirement, तो it becomes a very strong backbone for the person. तो सोशल सिक्योरिटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बनाया है, एक गोल बनाया है वेलफेयर स्टेट का। बहुत स्टेट गवर्नमेंट बहुत तरह के ओल्ड एज स्कीम्स लेके आ रहे हैं, बहुत टाइप के सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स लेके आ रहे हैं। सेवरल लॉज हैज़ बीन मेड और आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसे प्रॉपरली इन्फोर्स करने के लिए भी काफ़ी मेहनत की जा रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। If you want to go through the entire video, the video on Workers' Compensation Act 1923 has already been uploaded. So if you want to know the entire act, you can go through that. Proper the explanation has been given. इसमें basically क्या होता है, इस जो ये act का जो basic है, ये आपका social security system का वो ना एक beginning है। Main objective यही है कि मान लीजिए कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है और अपने एम्प्लॉयमेंट में इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और राइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी तरह के भी एक्सीडेंट होती है जिसमें जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है या उनका डिसेबलमेंट होता है। डिसेबलमेंट दो टाइप का होता है, परमानेंट भी होता है, पार्शियल भी होता है। परमानेंट हो गया कि मान लीजिए एक हाथ पूरा टाइप की खराबी हो गया, अब कभी नहीं कर सकता है। पार्शियल हो गया कि मान लीजिए एक फ्रैक्चर ही हुआ है और कुछ टाइम के बाद ठीक हो गया। और फिर कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस होते हैं, हर एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस होते हैं जिसे लोगों को आगे ध्यान में रख के फिर काम करना होता है। और मान लीजिए ये डिजीज़ेस उस ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस उस जन को हो जाता है तो उनको कंपनसेट करना पड़ता है। तो ये जो बना वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, जिसे आज हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं, तो ये वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट जो बना वो है, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी रीज़न से अगर एक्सीडेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का इन द एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका कंपनसेशन एम्प्लॉयर को देना ही है। अब देयर वेरियस शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 जो भी शेड्यूल्स दिए हुए हैं वो एक्ट के अंदर, उसमें दिया हुआ है कि अगर टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट में होता है तो कौन से बॉडी पार्ट का डिसेबलमेंट होने पे कितने पैसे देने हैं, अगर पार्शियल होता है तो कैसे देने हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में कैसे कैसे वो सब देने हैं। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट उसको बढ़ा भी सकता है, साथ ही साथ वो कंपनसेशन ही बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ वो लोगों को उसमें और डिसेबल का जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। अभी इससे क्या हुआ कि जब
मान लीजिए एक किसी हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन है, माइन एक हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन है, जब अंडरग्राउंड जाके लोगों को काम करना है, लेकिन लोगों को पता है कि दिक्कत हो सकती है, फिर भी वो वहाँ काम करते हैं। गैस प्लांट्स है, लीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे जाके लोग काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो काम करते हैं तो उन्हें एक एक्सीडेंट का भय सताता है, एक एंग्जाइटी होती है। तो अगर आप पहले ही लोगों को एक बता दे रहे हैं कि भैया अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आपके और आपके परिवार का पूरा खर्चा प्लस जितना और एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है, जो भी अमाउंट ऑफ मनी है, विल बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। इस एक्ट में जो दो इट वाज मेड इन 1923 एंड एज आई सेड दैट द एनवायरनमेंट गोज ऑन कंटिन्यूस चेंजेस, सो व्हाट हैज हैपेंड इज दिस एक्ट हैज आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। इसकी लास्ट अमेंडमेंट 1962 में बनी है। Now it says that this act applies to all the railway permanent employees in railway factories, mines, plantations, mechanical, you can go through all that। और बस वो जो भी और वो लोग जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कवर होते हैं, वो लोग सिर्फ इसमें नहीं कवर होते हैं। Then there is a lot of way. I really request you, please go through Workmen's Compensation Act 1923, which is given in this video. Proper definition and proper explanation has been given. If you go through this, one is basically related to this course of yours. If you go through it properly, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। और then there is the Employee State Insurance Act. Employee State Insurance Act क्या होता है? It was passed in 1948. It is what? It is for providing medical facilities and unemployment insurance to the medicinal workers, to the industrial workers during their illness, जब वो बीमार पड़ते हैं तो medical benefits provide करते हैं in the form of attendance, treatment, drugs and injections to the insured members और उनकी families को भी, जैसे आपको बताया था। और ये जहाँ कहाँ पे ये सारी सब आप एप्लीकेबल होता है, उन सारे फैक्ट्रीज़ में जहाँ सीजनल वर्क नहीं हो रहा है और 20 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है ऑन एनी डे इन द लास्ट ईयर एंड हैज़ बीन यूजिंग पावर, राइट। जब स्टेट्स द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज़ बोथ कंपल्सरी एज वेल एज कंट्रीब्यूटरी। कंपल्सरी इसलिए है कि सारे वर्कर्स को इसमें इंश्योर करना ज़रूरी है, और कंट्रीब्यूटरी इसलिए है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयज़ दोनों को पैसे देने हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करके रखा है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दी है और उसमें करीब 40 लोग हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनियन के भी, स्टेट मेंबर्स के भी, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी, पार्लियामेंट के, एम्प्लॉयज़ की एंड मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के भी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, एक उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी बना दी। अब क्या एक स्टैंडिंग कमेटी उन्हें बनाई जिसमें 13 मेंबर्स हैं। इसमें जो ए थर्ड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, कंसिस्ट ऑफ 26 मेंबर्स, राइट। एंड वो क्या करते हैं, वो जितने मेडिकल एडवाइसेस को या मेडिकल बेनिफिट से जो भी रिलेटेड एडवाइसेस है वो देते हैं, और ये स्टेट वाइज भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी क्या होता है, आपका अलग अलग बेनिफिट जो इसमें प्रोवाइड होता है, तो एक आपका सिकनेस बेनिफिट हो गया। अभी सिकनेस बेनिफिट क्या हुआ, सिकनेस बेनिफिट यही हुआ बेसिकली कि अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय एक जगह काम कर रहा है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी भी रीज़न से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बोलता है हम काम करने आए, 1 दिन काम करने नहीं आया, 2 दिन काम करने आया, 4 दिन काम नहीं आया, तो फिर एम्प्लॉय ने बोला कि भैया तुम काम करने नहीं आओगे, हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे। तो ये एक मेडिकल बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉय को देनी है, जिसमें अ मैक्सिमम टू अ पीरियड ऑफ 91 डेज, जिसमें उन्होंने काम करके, देखिए जहाँ पे जो एम्प्लॉय, इसमें द कंडीशंस ये है कि जो आदमी बीमार है उसको उस ऑपरेशन से रिलेटेड हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना है और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है कि भैया देखो हमारी तबीयत ख़राब है। तो जो भी उसका डेली रेट का जो पैसा उसको देना होता है, उसके हाफ रेट पे उसे पैसे मिलते हैं, ठीक है। एंड उसे ये कैश पेमेंट मिल सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 91 डेज पर ईयर, राइट। दिस इज़ व्हाट इज सिकनेस बेनिफिट। देन मैटरनिटी बेनिफिट, अगेन अगर मैटरनिटी से रिलेटेड चाहे प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, कन्फाइनमेंट हो, मिसकैरेज हो,
या सिकनेस हो ड्यू टू प्रेगनेंसी, राइट, एनीथिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी, तो क्या है आपको लीव मिलता है और आपके पूरे सैलरी के साथ लीव मिलता है। डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है, डिसेबलमेंट बेनिफिट इज एज पर वर्कर्समेंट कंपनसेशन एक्ट, वही है कि जो इंजोर्ड पर्सन है वो किस तरह का डिसेबल्ड है, उसका पूरा लिस्ट प्रोवाइडेड है, कहाँ पे क्या क्या डिसेबल में, अगर कौन से पार्ट ऑफ बॉडी में कैसा डिसेबलमेंट है, वो वाला चीज़ वो लोग परमानेंट है कि टेम्पररी है या डेथ है, जो भी है उस हिसाब से उन्हें आपको रेन्यूमरेट करना है। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तब उनके डिपेंडेंस होंगे, तो डिपेंडेंस होंगे, डिपेंडेंस कौन से होंगे, डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट अराइजिंग इन ऑन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होता है, तो वो लोग उनके डिपेंडेंस, चाहे उनकी विडो, उनके बच्चे, या एक विडो डॉटर हैं, या जो भी बच्चे जो 18 साल से कम एज के हैं, या जो ऐसे जो भी हैं, तो ये सारे डिपेंडेंट्स हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स का काम है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ये सारे पैसे आप उन्हें दे दें। ना मेडिकल बेनिफिट्स इज लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका एक कार्ड बना दिया तो सिर्फ एम्प्लॉय का ही नहीं बल्कि उनके मेम्बर्स, फैमिली के सारे मेम्बर्स अब वहाँ जाके अपना इलाज करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ESI इज़ प्रोवाइडेड ऑन द ग्राउंड दैट द मेडिकल ट्रीटमेंट, कभी कभी उसे नकारा जाता है, एज इन उन्हें बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बोलते हैं कि सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है और उन्हें उतनी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होती। तो हाउएवर एज आई सेड कि अगर लॉ स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हुआ तो सब बहुत बढ़िया होता है। In 1996, there were 124 ESI hospitals in India with 23,000 beds and 1440 dispensaries for providing medical facilities. ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। बाकी जगह तो आया कि चलो मैटरनिटी बेनिफिट्स, लेकिन एक मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में बना एंड इट इज़ अप्लाइड टू ऑल फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, सब जगह एक्सेप्ट जहाँ पे जो फीमेल्स या उन फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट अब जहाँ अप्लाइड है, तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्हें ये मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो लोगों को ये नहीं कवर करते। लेकिन बाकी सब जगह मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होता है। इसमें अमेंडमेंट बनाया गया था 1976 में। मेन पर्पस ये था कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका जो इसका टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको रेगुलेट किया जा सके ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। साथ ही साथ उनके ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो द प्रेग्नेंट लेडीज़ का पेमेंट ये थोड़ा सा रिवाइज किया जा सके, पेमेंट पे ध्यान दिया जा सके। देन अगर कुछ मिस कैरेज हो या प्री मेच्योर बर्थ हो या किसी भी तरह की इलनेस होती है विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, तो कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का है। तो अंडर दिस एक्ट इट सेज दैट अ वुमेन वर्कर को मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है अप टू 12 वीक्स। इसमें 12 वीक्स जो होती हैं वो डिलीवरी से पहले की और 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, और ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस 12 वीक्स दे कैन नॉट डिडक्ट मनी। आपको फुल वेज पे उन लेडीज़ को छुट्टियां देनी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को। इन एडिशन कुछ पैसे उन्हें प्रोवाइड करना है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है, नहीं तो पैसे प्रोवाइड करने हैं। और ये आप सबको नहीं दे सकते, ये नहीं कि बंदा ज्वाइन कर रहा है, कोई भी लेडी ज्वाइन करी है प्रेग्नेंट है, नहीं, उनको कम से कम पिछले 12 घंटे में, सॉरी पिछले 12 महीने में, यानी पिछले 1 साल में मिनिमम 100 डेज़ का उन्हें सर्विस किया रहना चाहिए। यू आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ बिकॉज यू थिंक अबाउट देम, बट देन दे आर कमिटेड वट एवर इट इज़। बट द थिंग इज़ कि वो हमारे यहाँ जुड़ी रहनी चाहिए 1 साल से। 1 साल में, पिछले 1 साल में कम से कम 100 दिन हमारे यहाँ काम किया है, तब हम उन्हें ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट फंड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये सारा अवेलेबल है टू द एम्प्लॉयज़ टू द अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये एक किसी भी फैक्ट्री में एप्लीकेबल है
विच इज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जहाँ 20 या more than 20 people have been employed, or which has been given by or which has been notified by the central government in the official gazette. ये एक्ट अप्लाई कहाँ नहीं करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो होते हैं, वो सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ वो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो वो सोसाइटी उन मेंबर्स को हेल्प करता है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स और वट एवर रीज़न इट इज़। तो ये एक्ट किसको नहीं अप्लाई करता है? ये एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं अप्लाई करता है जहाँ 50 से कम लोग काम करते हैं और विदाउट पावर काम करते हैं। ये जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है, ये उस इस्टेब्लिश में भी नहीं अप्लाई करता है जो नया इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हुए 3 साल नहीं हुए। और ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ये वाला क्लॉज अब उनके अगर मन करे तो उसको एबॉलिश कर सकते हैं। द स्कीम ऑफ दिस एक्ट आर कंसिडर्ड एज अ ट्राईपार्टाइट, जहाँ 3 पार्टी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट सब मिलके उसके पार्ट हैं। एक प्रोविडेंट स्कीम हुआ। प्रोविडेंट फंड स्कीम में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है, जो मंथली डिडक्शंस होते हैं एम्प्लॉय के सैलरी से। एम्प्लॉय जो है इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, और एक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है जो सबको ध्यान से देखता है। और जो प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटी जो ईयर्स होता है वो 15 ईयर्स सर्विस होता है। इस बीच में उनके बच्चे के लिए हाई एजुकेशन, घर का बनाना, बच्चे की शादी, गाड़ी खरीदना, जो भी होता है, इस केस में वो सारे उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अभी रिटायरमेंट, डेथ, माइग्रेशन, लिविंग सर्विस एक्सेट्रा जो भी है, तो सारा चीज़ उन्हें वापस प्रोविडेंट फंड के जितने भी पैसे हैं इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस मिल जाते हैं। Then is the Employees Family Pension Scheme 1971. According to this, the pension is paid to widow or children of the employee जो employee जब सर्विस में होता है तब अगर डेथ हो जाती है तो under the pension is paid under Employees Family Pension Scheme. This is a new pension scheme under which the employee after is the pension is payable to the employee after his retirement in the place of a provident fund. ठीक है? According to the new regulations, all new employees will have to opt for the pension scheme. सब कोई को pension scheme में पैसे जमा करना ही करना है, and वो लोग provident fund से pension fund में shift कर सकते हैं। पहले provident fund था, अभी pension fund है। Then employees deposit link insurance scheme. इसमें क्या है कि it was introduced by the members of the provident fund, employee provident fund with effect in August 1976. इसमें क्या होता है, on the death of certain person, a person कोई भी member है उसकी death हो जाती है, the person is entitled, one person is entitled to receive the provident fund accumulations which will pay an additional amount equal to the average जो balance है वो pay किया जाता है, जो आपका it is should be not below 10,000 and maximum 35,000 तक। पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी 1972, ग्रेट्यूटी वो अमाउंट होती है विच इज़ पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर द एंड ऑफ हिज सर्विस। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे, शिप्स, सब भी जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम किए हैं। अभी क्या बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ये यहाँ पे जो लोग काम किए हैं, जिनकी डेथ, रिटायरमेंट, डिसेबल, टर्मिनेशन, जो भी कंडीशन है जिसके कारण उनका सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा है और उन्होंने लगातार 5 साल से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड किया है, तो ग्रेट्यूटी इज़ गिवन टू सच एम्प्लॉयज़ एट अ रेट ऑफ 15 डेज़ वेजेस। एक तो उन्हें उनकी जो सैलरी उससे मिल ही जाए, इसके अलावा ग्रेट्यूटी होता है, और ग्रेट्यूटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है विच इज़ अ रेट ऑफ 15 डेज़ वेजेस फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज, और पार्ट दे आर मैक्सिमम टू 20 मंथ्स वेजेस। जितना दिन काम किया उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ग्रेट्यूटी दिया जा रहा है। अभी न्यूएस्ट इन थिंग इज़ द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक एम्प्लॉय के अंदर जितनी एम्प्लॉय होते हैं ना, उन लोग सब में एक सिमिलर इंश्योरेंस स्कीम लगा देता है, ईदर कंपनी और समबडी द कंपनी हायर्स। ठीक है, द बेसिक फीचर है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे लोग हैं,
सब लोग, सारे एम्प्लॉय के सारे लोग हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका ये है कि द इंश्योरेंस इज़ प्रोवाइडेड टू द ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर वन। जितने सबको आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो रिस्क कवरेज है वो सब एम्प्लॉयज़ पे है। जो ग्रुप, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसे मास्टर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके अंदर है उन्होंने सबका इंश्योरेंस करवाया। जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलकर दे रहे हैं। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ सिंपल। देखिए, प्रीमियम जब भी कैलकुलेट किया जाता है इंश्योरेंस का, तो हमेशा जो भी एज होता है एम्प्लॉयज़ का, जो भी आदमी का एज होता है, जो सेक्स होता है, उसकी बीमारियां होती है, वो सारी चीज़ कंसिडर करके उसके बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। तो इसमें क्या क्या, एक मास्टर प्लान जो था, जो इंश्योरेंस वाले ने एम्प्लॉय के साथ बनाया, एम्प्लॉयर ने सिमिलर चीज़ सारे के साथ सारे एम्प्लॉयज़ पे लगाए जो इंश्योरेंस स्कीम है। अब उन्हें सबको सेम टाइप का इंश्योरेंस प्रीमियम उनको प्रोवाइड करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी सैलरी क्या है या उनका एज क्या है। और इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ऑफ एम्प्लॉय, द क्लेम इज़ रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड बाय द एम्प्लॉयर एज पेड टू द एम्प्लॉय। बिकॉज इंश्योरेंस का कवर करना भी तो टाइम लगता है, तो अभी सारा जो लायबिलिटी वो एम्प्लॉयर का है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो जो भी है इंश्योरेंस निकलता है तो एम्प्लॉयर का लायबिलिटी है कि वो इंश्योरेंस को रिकवर करके एम्प्लॉय को या उनके नॉमिनी को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाए। गिव इंश्योरेंस इन थिंग है, अभी रिसेंट मोस्ट है, चीप है, बिकॉज मास एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। इट इज़ अ वेलकमिंग रिलीफ टू द एम्प्लॉयज़, क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है और बहुत पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो बहुत हाई सैलरीड पीपल हैं तो उन्हें लगता है कि जो ऑलरेडी उन्होंने अपना इंश्योरेंस या जो भी करा रखा है उसके अलावा ये एक एडिशनल बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड हो रहा है, राइट। For insurance company, the cost of the administration is low as as only one policy issued for several persons, and it is becoming very popular nowadays. This is all for social security in India. I hope I could explain the topic well. If you did like my video, you're requested to kindly put a thumbs up and do subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon for regular updates. Happy learning. Thank you.